दोस्तों स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में। हेनरी फेयोल जो है वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांतकार हैं। हम बात करें शास्त्रीय प्रबंध की शैली के अंदर। देखिए, शास्त्रीय प्रबंध की शैली इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। उसके 3 हिस्से होते हैं यहाँ पर। उसके 3 हिस्से अलग-अलग हैं। पहला तो यहाँ पर है साइंटिफिक होती है, इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक पद्धति। दूसरी हमारी यहाँ पर आती है, मैं आपको और दिखाना चाहूँ, 1 मिनट, फ़ोटो खो गई है मेरे पास से वाली। तो फिलहाल हम बात करते हैं आगे यहाँ पर। पहली तो यहाँ पर हमारी होती है वैज्ञानिक, दूसरी होती है हमारी प्रशासनिक, तीसरी होती है हमारी ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि जो नौकरशाही वाला हिसाब होता है यहाँ पर उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमने बात करी साइंटिफिक में यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है उसमें उसमें आती है वैज्ञानिक प्रबंध की सिद्धांत यहाँ पर। उसके यहाँ पर ये प्रवर्तक हैं, मतलब जो उनकी ये पहले ऐसे सिद्धांतकार हैं वैज्ञानिक पद्धति के अंदर जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी एक बार में थ्योरी दी थी यहाँ पर, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने सिद्धांत बनाया था। इनके बारे में ही जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक विद्वानों ने अध्ययन, अनुसंधान एवं अनुभव का परिणाम के आधार पर किया है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हम बात करते हैं यहाँ पर शास्त्रीय प्रबंध की शैली के अंदर, उसमें वैज्ञानिक पद्धति की जो शैली है, ये सारी जितनी भी शैलियाँ हों इसके अंदर सिद्धांत हो यहाँ पर, सब जो विद्वान हुए, उन्होंने अब इन जो सिद्धांत थे इनको कब दिया? पहले उन्होंने अध्ययन करा कि किसी कंपनी, मान लीजिए वो गए यहाँ पर, जो ये सिद्धांत है ये बात करते हैं किसी निजी कंपनी के बारे में। निजी कंपनी मतलब क्या होती है, जिसमें जो मालिक होता है या मालिक होते हैं कई, जो उनका मकसद होता है वो होता है लाभ अर्थ करना अपना, मतलब लाभार्थी होते हैं वो फायदा उठाना चाहते हैं, मतलब कमाना चाहते हैं पैसा यहाँ पर। तो जो ये विद्वान हैं इन्होंने यहाँ पर क्या चेक करा, क्या जाना, उन्होंने ये अध्ययन करा कि जो कर्मचारी काम करते हैं, जो वहाँ पर नियम कानून है उनके अनुसार हम क्या कर सकते हैं ऐसे बदलाव, जिससे जो आमदनी है वो बढ़ाई जा सके यहाँ पर। हेनरी फ्योल भी उन्हीं में से एक है, वो सिद्धांतकार है जिन्होंने सिद्धांत दिए। तो उन्होंने पहले क्या करा, अध्ययन करा, मतलब बुक नहीं पढ़ी, जो लोग काम कर रहे थे उनको गौर से देखा ये आदमी कैसे काम करता है, क्या यहाँ पर अनुसंधान किया गया है, मतलब यहाँ पे कोई से क्या किसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो। फिर जो अनुभव है उसके आधार पे उन्होंने ये जो परिणाम है हमारे, वही जो परिणाम निकल के आते हैं वही सिद्धांत हमारे बन जाते हैं यहाँ पर। हेनरी फेयोल कहते हैं इस बारे में कि प्रबंध के सिद्धांत पूर्ण रूप से लचीले तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागू करने योग्य होने चाहिए। मतलब क्या है यहाँ पर, प्रबंध के सिद्धांत यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी कंपनी के जो सिद्धांत है यहाँ पर, कि हमने कहा कि कंपनी में कौन कौन सिद्धांत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कार्य करने के लिए यहाँ पर, वो ऐसे हों जो लचीले हों, और किसी भी कंपनी में, किसी भी फार्म में या उपक्रम में, इसमें हम उपक्रम बोलेंगे, फार्म नहीं बोलते इंग्लिश के अंदर इसको, या कंपनी मान लो, सीधी बात है, आप कोई कारखाना मान लो आप यहाँ पर, और ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किए जा सकें। मगर इसमें कंडीशन जो बता रहा हूँ मैं आपको वो ये है कि वो जो उपक्रम है या कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, वो एक जैसा होना चाहिए यहाँ पर। हम जो नॉर्मल लोग हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, हमारे आसपास से कोई कमा सामान बन रहा होता है, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो कोई खिलौना बन रहा है वहां पर, तो जो दूसरी कंपनी में हम इस्तेमाल, जो वो सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे हैं खिलौने वाले बनाने वाले वहां पर, वही सिद्धांत दूसरी कंपनी में भी इस्तेमाल होता है जहां पर खिलौने बन रहे होंगे। हाँ, अगर कोई और चीज बन रही है वहां पर, तो थोड़ा-सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा-सा अंतर उसके अंदर हो सकता है। अब मान लीजिए किसी हम गए कॉलिंग सेंटर में, तो वहाँ तो कुछ बन नहीं रहा, वहाँ हम सेवाएँ दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सिद्धांत जो है, वो परिवर्तित हो जाते हैं हमारे, मगर सिद्धांत काफ़ी हद तक एक जैसे ही रहते हैं फिर भी। हेनरी फेयोल को प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रबंधकीय सिद्धांतों की आवश्यकता का सर्वप्रथम अनुभव किया। इससे पहले टाइलर भी थे। टाइलर ने तो हालाँकि जो लिखा, मगर उन्होंने उस तरह से नहीं लिखा जैसे लिखना चाहिए था। उन्होंने पूरी तरह से सिद्धांत नहीं दिए। 5-6 उन्होंने सिद्धांत दिए अपने, वहीं पे रुक गए बस वहाँ पर। इसके अलावा वो आगे तक नहीं बढ़ पाए इसमें। हाँ, हालाँकि हम बात करें यहाँ पर हेनरी फेयोल के बारे में, इन्होंने पूरी की पूरी बाकायदा एक किताब के तौर पे लिखा उसको, सिद्धांतों को, कि जो उन्होंने अनुभव किए, जो उन्होंने अध्ययन किया किसी कंपनी में जाकर के लोग कैसे काम करते हैं, क्या नहीं। तो इनको इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि आधुनिक प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत के कौन है, ये जन्मदाता है, पिता है यहाँ पर ये। क्योंकि इन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी भी फार्म में, उपक्रम में
जो प्रबंधकीय सिद्धांत है, मतलब जो काम करने का तरीका है, वो स्थापित होना चाहिए सही से, कि कंपनी में एक काम को बांटा जाए, वहां पर कोई ऑर्डर देने वहां पर कोई और हो, फिर वहां पे जो पैसे इकट्ठे करने वाला हो। जैसे हमने कहा एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी, भाई यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, 1 मिनट पहले ये कर लूँ, यहाँ पर मोबाइल का निर्माण होगा, इसके लिए अलग लोग होंगे। अब मोबाइल में ऐसा तो नहीं है एक ही चीज होती है। अब मान लीजिए हमने कहा मोबाइल की जो ऊपरी बॉडी है वो कोई और लोग लगाएंगे, पैकिंग उसकी कोई और करेगा यहाँ पर, उसको फिर शिफ्ट जो करेगा, मतलब जो परिवहन करेगा, जो देकर आएगा जो स्टोर में, वो कोई और होगा। अब हमने यहाँ पे कहा सोल्डिंग कोई और करेगा, कैमरा कोई और चिपकाएगा, वहां पर मशीनें करती है, हालांकि ये काम हम बांट के देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमने कहा कि जो बिक्री होनी है उसकी, कोई ऑनलाइन बिक्री करेगा मोबाइल से, जैसे अब ऑनलाइन में भी कई सारी जगह हैं, कोई कहीं फ्लिपकार्ट वगैरह, किसी अमेजोन में करेगा, कोई मतलब कोई सी वेबसाइट पे करेगा वहां पे जाकर, कोई जो है वो ऑफलाइन करेगा, फील्ड पे जाके करेगा, मतलब दुकान पे जाके बेचेगा यहाँ पर। फिर आता है तीसरा, यहाँ पर प्रचार करेगा। अब देखिए प्रचार तो बहुत तरह से है, कोई टीवी में कर सकता है यहाँ पर, कोई इंटरनेट पे कर सकता है यहाँ पे, कोई अखबार में कर सकता है, कोई दीवार पे पोस्टर चिपका के जो बैनर लगते हैं बड़े बड़े, उनके जरिए कर सकता है यहाँ पर। तो जो टाइलर हैं, इन्होंने जो सॉरी हेनरी फेयोल हैं, इन्होंने इसी बारे में कहा कि जो प्रबंध के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, इसमें हम यही पढ़ते हैं कि कैसे प्रबंध को स्थापित किया जाए, सिद्धांत बनाया जाए कि काम को बांटा जा सके और जो मुनाफा जो है ज्यादा से ज्यादा पाया जा सके यहाँ पर। वे महत्वपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांतकार थे, जिन्होंने देखा कि प्रबंध सभी मानवीय गतिविधियों के लिए एक सामान्य उपक्रम है, एक सामान्य उपक्रम मतलब तरीका है काम करने का। इन्होंने कहा कि ये शास्त्रीय सिद्धांतकार है, इन्होंने देखा कि प्रबंध जो है ना, जो भी गतिविधियां करते हैं हम, हमारा तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं बैठकर अभी, तो आपने निश्चित किया होगा मैं ये वाला चीज को पढ़ूंगा और मैं ये वाली चीज को इस जगह से पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना नहीं पढ़ूंगा, फिर लिखूंगा, उसके नोट बनाऊंगा, फिर इसको शेयर कर दूंगा या फिर उसको लिख के रख लूंगा, याद कर लूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या करा हमने, सिद्धांत बनाया अपनी गतिविधियों के लिए, प्रबंध करा हमने, एक मैनेजमेंट करा, प्लानिंग बनाई अपनी, कैसे से काम करना है। तो ये क्या है कि हर जगह जरूरी है, ऐसे ही किसी कंपनी फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है इन सिद्धांतों की भी, बड़े किसी उपक्रम के अंदर। उन्होंने प्रबंध की बुनियादी अवधारणाओं और परि को सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, और प्रबंध को कार्य प्रक्रिया की योजना बनाने, व्यवस्थित करने, और साथ में यहाँ पर आदेश देने, समन्वय करने, नियंत्रण करने संबंधित एक शिक्षित योग्य सिद्धांत के रूप में देखा। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रबंध को क्या देखा यहाँ पर, खास तौर पे वैज्ञानिक प्रबंध को। इसमें क्या था कि भाई पहले आप क्या करिए, योजना बनाइए, उसको व्यवस्थित करिए, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करिए, प्लानिंग के बाद तो क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। फिर आपको क्या करना है, आदेश देना है किसी काम को करने का यहाँ पर। फिर जो काम करने का आपने आदेश दिया, थोड़ा सब्र करिए, सामने वाला काम को करेगा यहाँ पर। और आप अपने दोस्तों में जो है जिसके साथ काम कर रहे हैं, उनके बीच आपके जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए यहाँ पर। पेयोल के सिद्धांत को अक्सर प्रबंध का पहला पूर्ण सिद्धांत माना जाता है। फिर मुख्य रूप से मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव के काम से चिंतित थे, और उन्होंने आदेश की एकता के आधार पर सिद्धांत पर अपना विश्वास जताया। अब देखिए एक कंपनी होती है, मैं इसमें 3 चरण लूंगा, यहाँ पर बहुत सारे चरण वैसे तो हो सकते हैं कंपनी में उसके हिसाब से। अब यहाँ पे कंपनी में 2 स्तर हो गए, तीसरा स्तर यहाँ पर हो गया और चौथा स्तर भी यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई प्रबंध, कोई उपक्रम है, कंपनी है, उसमें क्या होता है, मालिक होता है एक, जिसकी कंपनी होती है, या कई सारे मालिक होते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं यहाँ पर। फिर उसके अंदर यहाँ पर उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, शेयर होल्डर होंगे, या फिर कंपनी का मालिक है, ओनर है, बहुत सारे इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने काम को देते हैं किसको, मुख्य कार्यकारी, जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। अब जो सीईओ होता है ना, वो करता है योजना, मतलब ये काम करता है क्या, वो योजना बनाना, फिर योजना को लागू करना, लोगों के ऊपर जो पैसे का जो खर्चा होना है वो उसको प्लानिंग करता है, जो पैसा आएगा वो यहाँ पहुंचाएगा इसके बीच, और ये समन्वय स्थापित करता है इससे लेकर इनके बीच तक में। अब यहाँ पे जो ये वाला है, ये कौन है, देखिए कई कंपनी में क्या होता है, ये मैनेजर होते हैं, और कई जगह पे हम बात करें तो ये सुपरवाइजर भी हो सकता है, जो काम का निरीक्षण करता है, जो काम हो रहा होता है वहां पर। तो इसकी चिंता किससे थी, जो फेल है, जो चिंता थी भाई, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, कि भाई वो कैसे काम को करेगा यहाँ पर। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत जताए दिखाए यहाँ पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर हो गया, इसके बाद आते हैं मुख्य कर्मचारी यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, मोबाइल बनाने वाला, बेचने वाला, और
प्रचार करें। हाँ, जो लोग असल में काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं। काम ये लोग करते हैं असल में। तो इसमें सिद्धांत में यही होता है, जो प्रबंध का सिद्धांत होता है, जो प्रबंध का ढांचा होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है हमारे यहाँ, और होना भी चाहिए इस तरह से। उनका सिद्धांत जो उन्होंने लिखा, वो किताब कौन सी थी इनकी, फेयोल का सिद्धांत, फेयोल का जर्नल एवं एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंध का सिद्धांत, ये इनका खास यहाँ पे क्या है, ये ग्रंथ है, मतलब ये किताब जो लिखी इन्होंने, यहाँ पे रचना है इनकी। फेयोल ने किसी संगठन की शिक्षा की सभी गतिविधियों को निम्नलिखित 6 समूह में विभाजित किया है। मतलब जो किसी भी संगठन में, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, उपक्रम में जो काम होते हैं, उनको 6 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पहला काम होता है तकनीकी। तकनीकी काम क्या होता है, खुद जानते होंगे आप, यहाँ पे लोग बड़ा आसान से बात है भाई, जो टेक्निकल काम होगा यहाँ पर, सामान को बनाना, ठीक है, लाना, ले जाना, छोड़कर आना, बाकी मतलब जो बनाने में जो भी सारा काम होगा इसके अंदर, चीज के अंदर। दूसरा यहाँ पर हो गया वाणिज्यिक। इसमें क्या होता है, जो वाणिज्यिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर खरीदना और बेचना। जो वाणिज्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि पैसा कमाने का तरीका था, जो जहां हम बात करते हैं सीधा पैसा कमाते हैं सामने से। मतलब यहाँ पर क्या है, जो तकनीकी काम किया, हमने सामान बना दिया और दे दिया इनको, ये क्या करेंगे, इसको बेचेंगे या फिर इसको कहीं ना कहीं विस्थापित करेंगे सामान को। फिर आता है वित्तीय। अब ये वित्तीय मतलब क्या है, कि पैसों को जुटाना। मैंने कोई कंपनी खोली, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा उसके लिए। फिर जब मैंने कंपनी चलने लग गई मेरी, वहां पर जो मेरा पैसा है, जिसका मैं प्रबंध करूंगा, कितना तो मुझे लगाना है, कितना मुझे बचाना है, कितनी सैलरी देनी, कितना मुझे सामान खरीद के लाना है, वो चीजों का करना काम यहाँ पर इसके अंदर आता है। ये जो काम करता है, ये सीईओ करता है, हमारा करवाता है, मतलब लोगों से काम ये वाले। फिर आता है सुरक्षा। अब आप कंपनी में देखते होंगे, किसी कंपनी में गार्ड खड़ा हुआ होता है कई बार, वो किस लिए होता है, वो जो सामान होता है, लोग होते हैं, उनकी रक्षा के लिए होता है यहाँ पर। तो इस संगठन के अंदर अलग अलग कार्य होते हैं इस तरह से। फिर लेखांकन है, जो कार्य किया गया उसका लेखा इकट्ठा करना। फिर जो हमारा यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुख्य कार्यकारी, मुख्य प्रबंधक है, उसको दिखाना। फिर आता है प्रशासनिक या फिर प्रबंधकीय, लोगों को नौकरी पर लगाना, हटाना, उनकी जो सैलरी वगैरह जो है वो तय करना यहाँ पर। आगे हम देखें यहाँ पर, तो इसमें आता है, अब आते हैं हमारे हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत कौन से हैं। देखिए पहला सिद्धांत इसके अंदर क्या है, जो उन्होंने काम के बारे में बताया कि आपको जो है काम किस प्रकार करवाना है किसी कंपनी के अंदर, जो सिद्धांत आप इस्तेमाल करेंगे उत्पादन को करने के लिए। पहला यहाँ पे उन्होंने कहा कि कार्य का विभाजन, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डिवीजन ऑफ वर्कर या वर्क। अब कई बार आप पढ़ेंगे इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी लिखा होता है, दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों में एक ही काम होता है यहाँ पर। देखिए जब लेबर को बांटेंगे, जो कर्मचारी हैं जब हम बांटेंगे, तो वहीं पे ये चीज होती है कि जो लोग हैं काम करने वाले, हम उनके काम को बांट रहे हैं। मतलब क्या है कि कार्य का विभाजन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हम जो लोग हैं, भर्ती जब हम नौकरी के लिए करते हैं, तो हम ये ध्यान में रखें कि हम किस काम को देना चाह रहे हैं, मतलब नौकरी जो हम दे रहे हैं वो किस प्रकार की है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे योग्यता, कौशल और अनुभव चाहिए होता है हमें यहाँ पर। तो उसके आधार पर हम भर्तियां करेंगे पहले। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मतलब जो काम करना है हमें। अब मैं बताया मैंने आपको, मोबाइल की कंपनी है भाई, बनाना है, बेचना है और एडवर्टाइजमेंट करना है हमें, तो 3 चीजें कंपनी के अंदर हो गई। तो यहाँ पे जिसको बनाना आता है उसको लगाएंगे, जिसको बेचना आता है उसको ले लेंगे, जिसको प्रचार करना आता है उसको रखेंगे, यहाँ पे सीधी बात है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, जो काम है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है यहाँ पर, और उसी आधार पे फिर काम को करवाना चाहिए कंपनी के अंदर यहाँ पर। इससे क्या होगा, कंपनी में क्या होता है कि जो काम की रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है, और जब काम की रफ्तार बढ़ती है, जो संसाधन होते हैं उनका नुकसान नहीं होता यहाँ पर, और जो मुनाफा है कंपनी को या फिर उपक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फिर आता है यहाँ पे प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो फेयोल का सिद्धांत है उसके बारे में क्या कहते हैं फेयोल, कि प्राधिकार किसी व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति है तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर वो एग्जांपल लूंगा, और ये 3 एग्जांपल लिए मैंने। ये सीईओ हो गया, इसने सुपरवाइजर से कहा कि तुम्हें काम करवाना है, मतलब क्या कहा, उसने मुझे कमांड दी, मुझे दी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे दे डाली इसने। अब जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है काम करवाने का उस हिस्से के अंदर, मैं कैसे काम कर लूंगा, तो मुझे चाहिए होंगे अधिकार इस काम को करवाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अंतर संबंधित है एक दूसरे से। जब मुझे कोई काम करने के लिए दिया जाएगा, तो मेरे पास अधिकार भी होना चाहिए उस काम को करने का। तो उसमें क्या कहा फैयोल ने, कि दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, कि आप किसी को काम भी दीजिए और उसको अधिकार भी दीजिए यहाँ पर करने का। इससे क्या होगा,
उसको कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हमने कहा जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए उन्हें आवश्यक अधिकार भी देने चाहिए। फिर आता है हमारे यहाँ पर अनुशासन, डिसिप्लिन का होना। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है, यहाँ पर किसी कंपनी में उपक्रम में क्या होना चाहिए कि भाई नीतियाँ हों, कानून हों, कार्यविधियाँ हों और निर्देशक होने चाहिए, यहाँ पे निर्देश होने चाहिए। मतलब कि जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से आप काम करोगे। यहाँ पे जो कार्य विधियां हैं उनको बांटा जाएगा यहाँ पर, और जो कार्य करने हैं उनके लिए यहाँ पे निर्देश भी दिए जाएंगे। इसमें फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पर किसी संस्था के कर्मचारी की अधिकारिता, व्यवहार तथा आदर की अभिव्यक्ति होनी चाहिए यहाँ पर। कि मतलब जो है कि मैं काम कर रहा हूँ, अधिकारिता है उसकी भी इज्जत होनी चाहिए यहाँ पर, और आदर की अभिव्यक्ति होनी चाहिए इसके अंदर। फिर आता है आदेश की एकता, कोई एक व्यक्ति आदेश देगा यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि हमने कहा किसी, यहाँ पे वही चार्ट लेंगे हम, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। इसके बाद देखो सीईओ है, इसने काम दे डाला किसको, यहाँ पे सुपरवाइजर को। मुख्य कार्यकारी है, इसने काम दे डाला प्रबंधक को, तो प्रबंध करेगा काम करवाने का। अब यहाँ पर क्या है कि एक काम को करने के लिए एक आदमी कमांड देगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि 1 2 3, यानी कि ये काम अलग अलग अब बढ़ गए इस तरह से, और फिर ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे, इनसे कट गए कनेक्शन इनके यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो सीईओ है उसके अंडर अलग अलग लोग जो हैं अंतर्गत बहुत से लोग आएंगे। एक आदमी वो होगा जो काम ध्यान रहेगा निर्माण के बारे में, कि जो निर्माण हो रहा है तो वही उसके लिए आदेश देगा कि आपको निर्माण ऐसा करना है, इतना करना है, इतना खर्च करना है सामान को। फिर एक आ गया हमारा बेचने वाला, तो वो उसी पे ध्यान देगा भाई कितना बेचना है, कहाँ पे बेचना है, क्या करना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक कम टीम बनी हुई है, उस पे एक ही यहाँ पर प्राधिकारी या फिर जो अधिकारी है उसको होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अनुशासन है वो भंग नहीं होगा। अब मान लीजिए 2 पदाधिकारी, एक यहाँ पर एक काम करने वाले जो कुछ लोग हैं, ग्रुप है यहाँ पे काम करने वालों का, उनके ऊपर कई प्राधिकारी हैं यहाँ पर। एक आता है कि वो बोलता है कि तुम्हें ये वाला काम करना है, दूसरा आदमी बोलेगा कि ये वाला काम करना है। अब इससे क्या होगा, जो कर्मचारी हैं ना वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आप मतलब भटक जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, क्या काम करना है, क्या नहीं। अब एक सुना के जाएगा उनको, एक बोलेगा तुमने करा नहीं काम को यहाँ पर, तो इससे क्या है, जो अनुशासन है वो भंग होगा और जो कार्य प्रणाली है वो सुस्त पड़ जाती है। इससे क्या है, जब कार्य प्रणाली सुस्त पड़ेगी तो कार्य जो हो रहा है वो हल्के हो जाएगा फिर यहाँ पे, और जो आमदनी है वो कम हो जाएगी कंपनी की। 5वां इसमें बिंदु है निर्देश का पालन और निर्देश की एकता, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही प्रकार के कार्यों के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। ये इसी का यहाँ पे सुधरा हुआ रूप है कि भैया हमने आदेश दिया तो उसमें फिर क्या हो जाता है, जो निर्देश दिए जाएंगे यहाँ पर। आदेश में क्या होता है, निर्देश होते हैं कि भैया हमें आपको इतने इतने डायरेक्शन में काम करना है, कि भैया आपको इतना बनाना है, इतना बेचना है, इतना लिखना है, रखना है। वो चीजें यहाँ पर योजना जो होगी एक ही जैसी होगी, एक काम के लिए अलग अलग नहीं हो सकती यहाँ पर। निर्देशों की एक तरह से फाइल का क्या अर्थ है, फेयोल में क्या अर्थ है यहाँ पर, सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक ही निर्देश होना चाहिए। मतलब सामान्य उद्देश्य, जैसे कि मोबाइल को बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है मोबाइल को बनाना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, एक ही निर्देश होना चाहिए काम के लिए। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल बनाना का काम, बहुत सारे काम उसके अंदर भी होते हैं यहाँ पर। जैसे हमने दुकान पे कहा एक आदमी तुम्हें मोबाइल को बेचना है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बेचना है, तो उसको एक ही तरह के निर्देश देंगे कि आपको बेचना है यहाँ पर। अब वो कैसे ही बेच डाले उसकी मर्ज़ी भी होती है कई बार यहाँ। फिर देखो यहाँ पे फेयोल के अनुसार संगठन के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए निर्देशों की एकता महत्वपूर्ण, जबकि कर्मचारी की कुशलता पूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता भी ज़रूरी आवश्यक है यहाँ पर। मतलब जो मैंने कहा कि जो हमने कहा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर वो भी एक हों, और जो कार्य जो आदेश की एकता है वो भी एक ही हो। मतलब जो निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश जो सीईओ है वो देता है यहाँ से, और जो आदेश देता है वो देगा आपका सुपरवाइजर। तो ये दोनों के जो निर्देश है एक ही होना चाहिए, मतलब निर्देश यहाँ पहुंचे और यहाँ से आगे पहुंच जाए, इस तरह से काम होना चाहिए। सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण, मतलब क्या है कि मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसके मतलब मेरा जो अपना जाति फायदा है यहाँ पर, उसको छोड़ के जो कंपनी का फायदा है मैं उसी बारे में सोचूं यहाँ पर। किसी समूह के में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व देना।
इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कम कर्म पे काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आप ये ना सोचें कि भाई मेरा ही फ़ायदा हो, सिर्फ़ मैं इतना काम करूँ कि मैं 8 घंटे काम पे जाऊँगा, थोड़ा-सा काम करूँ, बाकी जो काम जो है वो दूसरे पे डाल दूँगा मैं। या ये है कि भाई कहीं आप जा रहे हैं छुट्टी लेके काम करने के लिए, इसी बीच क्या होता है कंपनी के अंदर आ जाता है बहुत सारा काम करने का मतलब हम मतलब कंपनी के अंदर बहुत सारा काम आ जाता है उस टाइम में। तो आपको क्या है यहाँ पर अपनी छुट्टी को छोड़कर जो कंपनी का काम है उसको करना चाहिए यहाँ पे। इसमें क्या कहते हैं हम यहाँ पर कि मेरे हिस्से ज़्यादा कंपनी का ही ज़रूरी है। फिर है यहाँ पर कर्मचारियों को प्राशमिक पारिश्रमिक मतलब क्या है रिम्यूनरेशन टू पर्सनल ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी सेवाएँ हैं, उनके हिसाब से उनको उचित यहाँ पर सैलरी या फिर जो भत्ता है वो मिलना चाहिए। अब इसमें बात देखो क्या चेंजेज़ आते हैं, हम आजकल के जो काम करते हैं, वो काम करते हैं फिक्स सैलरी के ऊपर। जो हेनरी फेयोल हैं, टायलर है, उनका कहना ये था कि आप फिक्स सैलरी पे काम करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो मज़दूर है वो दब जाता है। क्योंकि कई बार काम ज़्यादा होता है उसके पास, काम कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। मगर जब क्या होता है कंपनी बढ़ती है आगे, फैलती है तो जो लोग होते हैं उन पे दबाव बढ़ता है काम करने का। तो जो वो ज़्यादा काम करते हैं ना, उनको उसका कुछ हिस्सा मिलता नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इन्होंने सिद्धांत दिया है यहाँ पर प्रेरणात्मक मज़दूरी प्रणाली। इसमें इन्होंने ये कहा कि आप जो मज़दूर काम कर रहा है, उसके आधार से उसको काम के पैसे दो यहाँ पर। ज़्यादा काम करे, ज़्यादा पैसे, कम काम करे, कम पैसे दो। इससे क्या होगा जो कर्मचारी है, उसकी निष्ठा मिलेगी आपको, वो काम लगन से करेगा, उसे खुशी भी होगी भाई पैसा ज़्यादा मिल रहा है मुझे और जो क्षमता है, जो ताकत है उसकी, उसके हिसाब से वो काम करेगा। इससे क्या होगा, जो लेबर है, जो मालिक है, उनके भी संबंध अच्छे हो जाएँगे। फिर है यहाँ पर केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज़ेशन 14 बिंदु हैं, ध्यान रखिएगा अभी तो 8 ही हुए हैं। केंद्रीकरण उस सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारी और दायित्व में संतुलन बना रहे। प्राधिकार और दायित्व में जो है संतुलन बना रहे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं इसको हम, उसका ये हिस्सा है, सेंट्रलाइज़ेशन बोलते हैं इसके अंदर, उसी का हिस्सा है यहाँ पर ये लक्ष्य। मतलब क्या है कि जो जो तो संगठन है यहाँ पर वो केंद्रीकृत होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा गलत बनना है मेरा ऐसा पिरामिड, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, केंद्रीकृत होना चाहिए कि यहाँ से होते हुए वो जो केंद्र है उस तरफ जाए। देखिए केंद्र तो ये होता है अक्सर हमारा, मगर जब कंपनी होती है ना तो केंद्र इस तरफ जाता है कि भाई जो भी चीज़ होनी वो ऐसी होनी चाहिए यहाँ पर। फिर आता है हमारा इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो काम है उनमें केंद्रीकरण होना चाहिए। काम जो है वो एक ही हिसाब से काम करवाने चाहिए। एक ही बंदा आदेश देगा, एक ही हिसाब से काम होंगे यहाँ पर। फिर आता है हमारा श्रेणी श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी आपको ये वाला और ये जो है इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन यहाँ पर। इसमें क्या है यहाँ पर किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर पद अधिकारियों के मध्य संप्रेषण के उद्देश्य से संपर्क वाली रूपी श्रृंखला होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, ये इसको उद्देश्य ऑर्डर दे, ये इसको ऑर्डर दे, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए काम के हिसाब से। तो इससे क्या होता है यहाँ पर जो कार्य है वो अच्छे से होता है, श्रृंखला सही से काम करेगी तो कार्य भी अच्छे से हो पाएगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें है व्यवस्था, ऑर्डर, यानी कि जो हर कर्मचारी है उसके लिए एक स्थान जो है वो निश्चित होना चाहिए। व्यवस्था का मतलब यहाँ पर इस तरह से है कि काम की व्यवस्था की जाए करने वाले के लिए कि वो कहाँ पर काम को करेगा और कौन सा काम उसको करना है यहाँ पर। विशिष्ट स्थान पे कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो काम आपने इसको दिया है वो उसी स्थान पे कार्य करे। अब बार-बार अगर आप चेंज करोगे जगह किसी की तो क्या होगा, वहाँ पर आपको जो सारा सामान है उसका लगाना पड़ेगा कहीं और पर। इससे क्या होगा, जो समय है उसका नुकसान होगा। जब समय का नुकसान होगा तो कार्य प्रणाली जो है वो भंग होगी और इससे जो कंपनी का जो विशेष हम कह रहे हैं ना जो सामूहिक उद्देश्य है पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमा पाना, वो चीज़ खत्म हो जाएगी इसमें। फिर आता है यहाँ पर इक्वालिटी, यानी कि समानता को बस स्थापित करना है यहाँ पर। इसमें क्या है कि प्रबंध में न्यायपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जो प्रबंधक है, जो कंपनी का मालिक है, सीईओ है, और अगर सीईओ के जो नीचे आता है यहाँ पे हमारा सुपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं प्रबंधक या फिर प्राधिकारी, उसकी नहीं ज़रूरी यहाँ पर क्या है कि जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनसे वो न्यायपूर्ण व्यवहार करे, हर इंसान से प्यार से बात करे, तरीके से बात करे और सबके लिए उसका मतलब स्वभाव जो है एक जैसा होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब स्वभाव उसका अच्छा होगा तो वो आपके लिए भी
जी रोल से वो काम करेगा यहाँ पर। प्रबंधकों द्वारा किया गया समतापूर्ण मतलब समानतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठापूर्वक व समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या है कि हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और अपने आप को काम में लगा के रखेंगे, मतलब लगन से काम करते रहेंगे। इससे क्या होगा फिर, जो क्षमता है वो बढ़ती है काम की, मतलब जो काम है बढ़ेगा तो फिर भाई आमदनी बढ़ जाती है। कर्मचारियों कार्यकाल में स्थायित्व। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो निजी क्षेत्र होता है प्रशासन प्रशासन का यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, उसमें यही दिक्कत होती है कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो छोटा होता है। इसमें क्या होता है, जो कार्यक्रम जो होती है, जो हम कहते हैं ना, जो सरकारी नौकरी लोग चाहते हैं क्यों करना, क्योंकि उसमें क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा होती है कि एक बार लग गए तो कार्रवाई होगी तो हटोगे, वरना तो हटना तो मैं है नहीं वहां से। इसमें क्या है कि जो काम करने वाला है, जो करवाने वाला है, वो लोगों को अक्सर हटा देता है। इसमें कई वजह आती हैं। इसकी वजह होती है पीछे, ज़्यादा वजह तो ये होती है कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं भाई मुझे काम करते ज़्यादा साल हो गए, मुझे अनुभव ज़्यादा होगी, मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो बंदा उसको हटा देता है यहाँ से। या फिर जो इंसान कार्य करने वाला है, तो उसमें दिक्कत ये है कि उसको काम करना अच्छा आ गया, अनुभवी हो गया वो, और ज़्यादा से ज़्यादा काम अब करने लग गया है, पैसे ज़्यादा, तो वो जो उसकी आमदनी है वो चाहता है बढ़ जाए, मतलब डिमांड करता है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी की, तो वो दे नहीं पाता तो वो हट जाता है यहाँ पर। इससे क्या होता है, वातावरण खराब हो जाता है यहाँ पर। ऐसे वातावरण में कर्मचारी सेवा का अंग बनकर लगन और निष्ठा तैयार कार्य सीखता है तथा अपने दायित्व के निर्वाह के लिए सजग रहता है। इससे उसकी कार्य कुशलता में निरंतर वृद्धि होती है। दूसरा बिंदु यहाँ पर ये है कि अगर उसको जो उसका कार्यकाल है वो पक्का हो गया कि तुम्हें इतने साल तो तुम्हें काम करना ही है। जैसे कि हम बोलते हैं संविदा वाली जो नौकरी होती हैं, काम फिक्स है, उस साल तुम्हें काम करते रहना है। इससे क्या है, वो डरेगा नहीं इंसान और फिर लगन से काम करता है। 13वां बिंदु है यहाँ पर पहल इनिशिएटिव, मतलब जो कर्मचारी है वो कहता है कि भैया आपके लिए मैं योजना लाया हूँ कि हम काम को ना ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर प्रबंधक है, उसको उसकी जो योजना है, सुझाव है, उसको देखना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। चाहे जो उन्हें सुझाव दिए हों सारे ना मानो, कुछ तो मानने चाहिए। इससे जो कार्यक्रम जो कर्मचारी है यहाँ पर, वो समझता है कि भई ये जो संस्था है उसमें मेरी इज़्ज़त भी है और मेरी बात चलती भी है यहाँ पे, तो वो काम लगन से करता है उस कंपनी के लिए कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनिटी और यूनियन और एस्पिरेट डे कॉज़ पर। मतलब यहाँ के कर्मचारी ये माने कि हम भाई-भाई हैं, आपस में मिल-जुल के काम करें, सहयोगी हैं, मतभेद पैदा ना करें। वजह क्या होती है, निजी जो प्रशासन व्यवस्था होती है उसमें, कि जो लोग होते हैं ना वो कॉम्पिटिशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं एक से आगे निकल जाऊँ और उससे क्या होगा, जो बॉस है मैं उसकी जगह मैं अच्छा बन जाऊँगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ेगी, मुझे फ़ायदा मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो वो तो करे इंसान, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या है कि सहयोग करे। जो सीईओ है यहाँ कंपनी का मुख्य जो पदाधिकारी है यहाँ पर, कार्यकारी सॉरी, तो वो जो है जितने भी इसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो उसके अंतर्गत आते हैं, सुपरवाइज़र, मैनेजर जो होते हैं, उनकी जो परेशानी है उसको समझे और वो जो सुपरवाइज़र हैं, वो भी समझे कि जो सीईओ बोल रहा है वो ज़रूरी है करना काम यहाँ पर। ऐसे ही जो कर्मचारियों की स्थिति, चाहे तबीयत खराब हो, बीमारी हो उनके साथ लगी हुई, तो सुपरवाइज़र बात को समझे कि भाई वो नहीं कर पा रहा काम को और सहायता करे उसे काम करने में यहाँ पर। और जो सुपरवाइज़र बोल रहा है उसकी बात को जो कर्मचारी है वो समझे इस तरह से। तो यहाँ पर सहयोग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस तरह से हमारे इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी जो थी पूरी हो चुकी है इस बारे में, जो हेनरी फेरल का वैज्ञानिक सिद्धांत था प्रबंध के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको लगी हो अच्छी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में।